हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 34 लेकर आए हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सोनार है वो किसके द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है समुद्री यात्रियों के लिए, ऑप्शन बी है वायुयान के लिए, ऑप्शन सी है नाविकों के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ उपयोग किया जाता है दोस्तों मुख्यतः रूप से। तो सोनार मुख्यतः रूप से किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, तो समुद्री यात्रियों के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। हम देखते हैं ना दोस्तों कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। ऑप्शन है कम घनत्व है, ऑप्शन बी है अधिक घनत्व है, ऑप्शन सी है कम आयतन है, या ऑप्शन डी है कम वायु दाब है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कम घनत्व है। कम घनत्व है मतलब आपको ऐसे याद रखना दोस्तों, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, तैरता है, मतलब वो चीज वो क्या तैरती है। जैसे आप देखते हो कि तेल को आप पानी पे डाल दो तो पानी के ऊपर तेल जो तैरता रहता है दोस्तों, नीचे नहीं जाता पानी से, क्योंकि जो तेल का घनत्व डेंसिटी है वो कम होती है पानी की डेंसिटी से, इसलिए वो ऊपर रहता है। ठीक है, इसलिए वे ऊपर रहता है दोस्तों। तो जिसका घनत्व कम होगा वो चीज क्या रहेगी, वो ऊपर रहती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यही तैरने का कारण है दोस्तों। बादलों का वायुमंडल में जो तैरने का कारण है वो है कम घनत्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है रेडियोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है पायरोमीटर। तो अगर हम बात करें ध्वनि की तीव्रता की तो किससे मापते हैं दोस्तों, ऑडियोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑडियोमीटर। अब बात करें हम बैरोमीटर। बैरोमीटर दोस्तों बहुत पीछे जाता है, वायु दाब मापा जाता है दोस्तों। क्या मापा जाता है, वायु दाब। ठीक है, क्या मापा जाता है दोस्तों, वायु दाब मापा जाता है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बैरोमीटर भी। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो कार्यप्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों, अभिकेंद्रण पर, ऑप्शन बी अपकेंद्रण पर, ऑप्शन सी ससंजक बल पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस पर है दोस्तों, वॉशिंग मशीन। आप देखते हैं दोस्तों वॉशिंग मशीन जब चलती है तो वो केंद्र से बाहर की तरफ को चलती है। ये केंद्र है हमारा, तो इससे बाहर की तरफ को चलती है, बाहर को। तो ये अपकेंद्रण किसका दोस्तों, अपकेंद्रण। एक होता है अभिकेंद्रण। अभिकेंद्रण का मतलब होता है जो बाहर की चीजें अपनी तरफ खींचती है, अंदर की तरफ। अभी अंदर की तरफ जो केंद्र की तरफ खींचती हैं, तो इसको तो हम अपकेंद्रण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो केंद्र से बाहर की तरफ को जाता है दोस्तों तो इसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बोलते हैं। और जो केंद्र की तरफ को आएगा उसको अभिकेंद्रण बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन को, तो वॉशिंग मशीन हो गई, या दूध बिलोने की मशीन होती है आपको, जो चलती है तो दूध चलती है तो दोस्तों बाहर को फेंकता है ना वो, तो उसमें जो हमारा सिद्धांत लगता है वो अपकेंद्रण का सिद्धांत लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि रेबीज के टीके का खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है एडरसन, या डी है न्यूटन। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, लुई पास्चर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, लुई पास्चर ने की थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभी आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों।
प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बर्दा, ऑप्शन बी पनिया, ऑप्शन सी जामजीर, ऑप्शन डी है नारायण सरोवर। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लॉयन के तहत, तो ऑप्शन ए बर्दा क्या होगा दोस्तों? बर्दा को गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को, तो बर्दा हो जाएगा सही आंसर। बर्दा को एशियाई शहर के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है डेनियल नेस्टर, ऑप्शन डी है रोहन बोपन्ना। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करें मास्टर्स 1000 का खिताब, सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? रोहन बोपन्ना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, रोहन बोपन्ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और करंट में किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे से याद रखेंगे कि पाक जलसंधि को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया दोस्तों? ऑप्शन ए सुचेता देव बर्मन ने, ऑप्शन बी है सपन्ना रमेश सेलार ने, ऑप्शन सी है विघ्नेश ने, या डी है सायंतन दास ने। तो किसने करा दोस्तों? अगर हम बात करें पाक जलसंधि को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार किसने करा है? तो सपन्ना रमेश सेलार ने करा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सपन्ना रमेश सेलार ने रिकॉर्ड स्थापित करा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे कि हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को, मनप्रीत सिंह को, या हार्दिक सिंह को, या गुरुबख्श सिंह को। तो किसको किया गया दोस्तों पुरुष वर्ग में? तो पुरुष वर्ग में किया गया दोस्तों हार्दिक सिंह को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें दोस्तों महिला की, तो महिला में किसे किया गया है? महिला में किया गया है दोस्तों सविता पूनिया। क्या दोस्तों? सविता पूनिया। अच्छे से याद रखेंगे दोनों को, सविता पूनिया को महिला में किया गया प्लेयर ऑफ द ईयर, और पुरुष में हार्दिक सिंह को किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, तो भारत को किस पायदान पर रखा गया है दोस्तों? 125वें पर, 126वें पर, 127वें पर, या 128वें पर? तो किस पायदान पर रखा गया दोस्तों? 126वें पर। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 126वें पायदान पर है दोस्तों भारत अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि फर्स्ट रैंक किसकी है दोस्तों? फर्स्ट पे है फिनलैंड। क्या है दोस्तों? फिनलैंड। अच्छे से याद रखेंगे, फिनलैंड हमारा फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है भारत का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि राज्य स्तर पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जैसे दोस्तों केंद्र में होता है मंत्रियों की नियुक्ति, ऐसे राज्य स्तर पर कौन करता है? तो ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा दोस्तों राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पर करता है दोस्तों राज्यपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और केंद्र स्तर पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जैसे केंद्र स्तर पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे ही राज्य स्तर पर कौन करते हैं दोस्तों? राज्यपाल करते हैं। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? कि कौन कर सकता है दोस्तों नए राज्य के गठन या सीमा में परिवर्तन? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या संसद कर सकती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं नए राज्य के गठन या सीमा में परिवर्तन की, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, संसद करेगी। कौन करेगा दोस्तों? संसद करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन या तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? अगर हम बात करें पंचवर्षीय की योजना की, तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा के द्वारा, या डी है विधानसभा के द्वारा। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अगर मैं बात करूं दोस्तों संविधान सभा की, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो अगर बात करता हूँ संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे कई प्रकार से पूछा जाता है कि ये पूछ रखा आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगर पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसने की थी, प्रथम अध्यक्षता पूछ ले, तो भी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे दोस्तों। या ये पूछ ले कि आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कौन? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष भी दोस्तों कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर इससे आगे की जो आपकी बैठक होती है उसमें स्थायी सदस्य कौन हो गए थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन हो गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बैठक के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो अस्थायी अध्यक्षता पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे दोस्तों, और अस्थायी पूछे तो भी आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको सारे आंसर याद रखने हैं दोस्तों अच्छे से, क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या दोस्तों? ये प्रारूप है, प्यार कर लो इसको पूरा। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर के एम मुंशी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम बात करें भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंग्लिश में आपका आ जाता कहीं कहीं लिखा हुआ दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अच्छे से याद रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाए या प्रारूप समिति आ जाए, तो अध्यक्ष कौन थे उसके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? स्ट्रेंजर गैस पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, या तो स्ट्रेंजर आएगा कहीं कहीं लिखा हुआ, या हिंदी में आ जाएगा दोस्तों अजनबी। क्या आ जाएगा? अजनबी गैस। कि अजनबी गैस कौन किसे कहा जाता है, कौन सी है? तो ऑप्शन ए आर्गन है, बी नियोन है, जी जीनोन है, सी, और डी है हीलियम है। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जिनोन होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जिनोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल को, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल को, या ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है दोस्तों। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक
अम्ल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए है जतिन दास को, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद को, ऑप्शन सी है राजगुरु को, या ऑप्शन डी है कल्पना दत्त को। तो दोस्तों वो दिन भी आपको अच्छे से ध्यान होगा दोस्तों कि जब अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, किसको दी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन होगा सी राजगुरु को। इनके साथ किस किस को दी गई थी दोस्तों? हमें अच्छे से पता है कि सैंडर्स की हत्या कर दी थी दोस्तों। सैंडर्स की हत्या के ऊपर दोस्तों राजगुरु, सुखदेव और कौन थे दोस्तों? भगत सिंह। और कौन? भगत सिंह जी थे। तीनों को हमारे 23 मार्च, कब दोस्तों? 23 मार्च, ध्यान ले देता हूं मैं, 23 मार्च 1931। डेट क्या थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किसको दी गई है, तो राजगुरु है, सुखदेव या भगत सिंह, इन तीनों में से किसी का भी नाम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो फांसी की सजा दी गई थी, कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी दोस्तों। और कहाँ दी गई थी? पूछ लिया जाता कहाँ दी गई थी दोस्तों? तो लाहौर की जेल। कौन सी जेल थी दोस्तों? लाहौर थी। ठीक है, आप तीनों चारों फैक्ट अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। लाहौर थी दोस्तों जेल, कहाँ थी? लाहौर में थी। और किसकी हत्या के ऊपर, किसकी हत्या की थी दोस्तों इन्होंने? सैंडर्स की हत्या की थी। किसकी? सैंडर्स की हत्या के ऊपर इन्हें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा सुनाई गई थी दोस्तों। इसीलिए ये हमारे अच्छे से दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि वो दिन भी बहुत भारत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन था कि जो हमारे वीर पुरुष थे राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों सारे फैक्ट आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? मतलब निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, ऑप्शन बी रुद्र दामन ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। तो किसने कहा दोस्तों? अगर मैं बात करूं स्वयं को अनूठा ब्राह्मण किसने कहा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारे वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अच्छे से आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार से संबंधित थे? कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी है कनिष्क। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर इसका? आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के से। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय आर्यभट्ट और कालिदास के दरबार से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।